हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर तेजा क्लासेस यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने देखा था संधि के बारे में। चलिए एक बार इसका फिर से रिवीजन करते हैं। संधि की परिभाषा हमने पढ़ी थी। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग या मेल। जो दो वर्णों के मेल से रूपांतरण हुए शब्द को संधि कहते हैं। दो शब्दों, जैसे देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग अथवा मेल। अर्थात दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। परिभाषा है इसकी, जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। विकार युक्त मेल को ही संधि कहता है, कहलाता है। श्री किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार जब दो वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर रूपांतर हो जाता है। इस रूपांतर को संधि कहते हैं। रूपांतर का हमने संधि विच्छेद किया था। रूपांतर का संधि विच्छेद आता है रूप धन अंतर, यानी कि दीर्घ संधि है ये। संधि विच्छेद वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप में से भिन्नता आ जाती है। अतः उन वर्णों ध्वनियों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे दो वर्ण है, जैसे महाधन ईश, इनका मेल होता है अधन आधन ई से, तो इनका महेश होता है। जैसे ये गुण संधि है, हमने कल पिछली वीडियो में का बात की थी। यहाँ आ धन ई दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न ए ध्वनि उत्पन्न हुई और संधि का जन्म हुआ। अगर इसकी बात करें तो ये है संधि विच्छेद और ये है संधि। तो अगर महेश को तोड़ेंगे तो महाधन ईश हो गया, ये विच्छेद हो गया इस शब्द का। और अगर इनको मिलाएंगे तो संधि संधि होगी, यानी कि महाधन ईश को मिलाएंगे तो महेश कहलाएगा। ये संधि हो गई। तो संधि विच्छेद की सिंपल परिभाषा है। संधि विच्छेद के लिए पुनः मूल रूप से लिखना होगा। जैसे संधि युक्त शब्द और संधि विच्छेद, जैसे महेश का महाधन ईश, मनोबल का मन धन बल, और गणेश का गण धन ईश। संधि के हमने भेद पढ़े थे। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के पुनः हमने पांच भेद पढ़े थे: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यश संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि के बारे में हमने पढ़ा था कि अधन आ, आधन आ, अधन आ, आधन अ बराबर आ ही कहलाता है। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, अ आ प्लस अ आ बराबर आ, ई या बड़ी ई धन ई या बड़ी ई बराबर बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ धन ऊ या बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ये दीर्घ संधि का सूत्र है। जैसे अधन आ, अन्न प्लस अभाव बराबर अन्नाभाव, भोजन प्लस आलय बराबर भोजनालय, विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी, महाधन आत्मा प्लस महात्मा, गिरी धन इंद्र बराबर गिरीन्द्र। ये ई क्या आ गया? महीधन इंद्र महींद्र, गिरी प्लस ईश गिरीश, रजनी प्लस ईश रजनीश। ठीक है। ये जैसे ऊ का है भानु प्लस उदय भानुदय, गुरु प्लस उर्जित गुरु उर्जित। ये ऊ का, ये अ का, आ का, ये ई का, ये ऊ का। ठीक है। फिर गुण संधि के बारे में मैंने बताया था कि एक मात्रा वाला गुण संधि कहलाता है। एक गुण संधि कहलाता है ये विरोचित, जलोर्मी, महोत्सव, गगोर्मी। जैसे ए का अ, अगर अ या आ के साथ ई या बड़ी ई आता है तो ए होगा। अ या आ के साथ ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ होगा। और अ या आ के साथ री आता है तो अर होगा। ठीक है। ये इसका गुण संधि का सूत्र है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक मात्रा जिसमें आ रही है जिस संधि में, वो सदैव गुण संधि ही होगी। जैसे अधन ई देवधन इंद्र देवेंद्र, गणधन ईश गणेश, यथाधन ईश यथेश, रमाधन ईश रमेश, वीरधन उचित विरोचित, जलधन उर्मी जलोर्मी, महाधन उत्सव महोत्सव, गंगाधन उर्मी गंगोर्मी, कण्वधन ऋषि कणु ऋषि, महाधन ऋषि महर्षि। ठीक है। देखिए, कल हमने फिर वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा था। जब अ या आ
के बाद ए या आई हो तो दोनों के मेल से आई हो, ए आई तथा यदि ओ या औ हो तो ओ हो जाता है। जैसे जैसे हमने बात की थी या आ के बाद ए या आई होता है तो आई होगा। ठीक है, देखिए, और या आ के बाद ओ या औ होगा तो औ होगा। ठीक है, जैसे ये आ ए होगा, ओ औ औ होगा। जैसे एक धन, एक परम धन ऐश्वर्य, परमेश्वर्य, सदा धन एव सदैव, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, परम धन ओज परमोश, महाधन ओजस्वी महोजस्वी, पवन धन औषध वनौषध, महाधन औषध महोषध। ठीक है, जिसमें दो मात्रा आती है वो वृद्धि संधि होती है। यहाँ तक हम क्लियर है। चलिए अगली संधि देखिए, यण संधि। यण संधि के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। यदि ई या ई, ऊ या ऊ तथा री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ई या ई का य, ऊ का ऊ का ये ऊ या बड़ा ऊ का व, री का र हो जाता है तथा साथ ही आने वाले शब्द के पहले स्वर की मात्रा य र ल में लग जाती है। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। जैसे ई या बड़ी ई के साथ आता है तो य, आ आता है तो या, ई आएगा तो दीर्घ में हो जाएगा, ई के बाद बड़ी ई तो भी दीर्घ में हो जाएगा। फिर ऊ आएगा तो छोटा आ रहा है तो छोटा, बड़ा आ रहा है तो बड़ा, और उसी तरह जैसे री आ रहा है, ओ आ रहा है, मान लो जैसे ओ आ रहा है तो यो, ये जैसे ई की बात है, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। और सिंपली आपको मैं जल्दी जल्दी परिभाषा बताता हूँ, अगली क्लास ही लेनी है। ई या बड़ी ई के, ई या बड़ी ई के बाद आता है, वो अपने हिसाब से जैसे करना, आ करना है तो य आएगा। ऊ या बड़े ऊ के बाद अगर आ रहा है तो वह होगा, और री के साथ आ रहा है तो र, आ रहा है तो रा। ठीक है, ये यण संधि की बात हो गई। फिर ये आयादी संधि और पांचवी संधि स्वर संधि का पांचवा भेद। यदि ए या आई ओ का औ, ओ या औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ होगा, ऐ का आय होगा, ओ का औ होगा, औ का आव होगा। सिंपली ए के साथ यदि आ रहा है ऐ होगा, ए के साथ यदि आ रहा है तो आय होगा, ओ के बाद यदि आ रहा है तो आव होगा, औ के बाद यदि आ रहा है तो आव होगा। समझ आया? जैसे नेदन अन, ये ए है, ये है तो न या न। ठीक है, ये ए है, ये है तो आ होगा, आय होगा, ये आई होगा, ये औ होगा, ये आव होगा। जैसे ए है, ये है तो आव होगा। ठीक है, ये यहां तक हमने पढ़ा था। चलिए अब शुरू करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हम पिछले पेज में हमने देखा था, संधि का एक भेद था स्वर संधि। स्वर संधि में होता है कि दो स्वरों के मेल से, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि दो कॉलम होते हैं, यहाँ भी स्वर आ रहा है प्लस यहाँ भी, यहाँ भी स्वर है।
तो इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उनको स्वर संधि कहते हैं। लेकिन इस व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि की ऐसी स्थिति नहीं है। व्यंजन संधि में यहाँ स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। इसी तरह यहाँ पे भी स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। इन दोनों में या तो इस साइड में स्वर होगा या इस साइड में स्वर होगा, या इस साइड में स्वर होगा व्यंजन होगा, या इस साइड में व्यंजन होगा। लेकिन दोनों में से एक साइड में व्यंजन होगा या दोनों साइड में व्यंजन होगा। ऐसी कोई नहीं है, दिक्कत नहीं है कि हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों साइड में स्वर होगा तो स्वर संधि कहलाएगा। अगर दोनों साइड में से किसी एक साइड में भी अगर व्यंजन हुआ तो वो व्यंजन संधि कहलाएगा। समझ में आ रहा है? दोनों साइड भी व्यंजन हो सकता है, एक साइड में व्यंजन और एक साइड में स्वर भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर? देखिए परिभाषा देखिए, व्यंजन संधि में एक व्यंजन किसी दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर दोनों मिलने वाली ध्वनियों में विकार उत्पन्न होता है। इस विकार से होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, दोनों के मेल से इधर भी या तो इधर व्यंजन होगा या इधर व्यंजन होगा, इधर स्वर होगा या इधर स्वर होगा, या फिर दोनों तरफ व्यंजन होगा, तो व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि संबंधी कुछ नियम यहाँ दिए गए हैं। हम चलो हम कुछ नियम के बारे में अध्ययन करेंगे इसमें। व्यंजन संधि के कुछ 5-10 नियम है, उनको हम गहराई से अध्ययन कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। उनको आप आगे देखने की जरूरत नहीं है। एक बार आप मेरे साथ जुड़े रहिए। यदि प्रत्येक वर्ग, पहला इसका पहला नियम, ठीक है, इसका पहला नियम, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण, ध्यान से पढ़ना, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प के बाद, यहां बात हो रही है इस कॉलम की, यहाँ पे आ रहा है क, च, ट, त, प। ठीक है, क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, या य, र, ल, व, या कोई स्वर आए, तो क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात ग, ज, ड, द, ब हो जाता है। वैसे जैसे इसका एक छोटा सा उदाहरण, मान लो अपने पास यहाँ, यहाँ क्या आ रहा है, क, च, ट, त और प प्लस, इधर देखिए, क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तीसरा, अगर इनका तीसरा, यानी कि क, ख, ग, च, छ, ज, च, थ, ड, त, थ, द, प, फ, ब। ठीक है, तो ये आए, या चतुर्थ वर्ण है, या इनका ही चतुर्थ वर्ण, यानी कि क, ख, ग, ठीक है, ज, ठ, ठ, ड, ढ, च, त, थ, द, ध, और या य, र, ल, व। तीसरा, चौथा, या य, र, ल, व आए, तो या कोई स्वर आए, तो क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाएगा। इसका तीसरा आएगा, इसका भी तीसरा आ जाएगा, इसका भी तीसरा, इसका भी तीसरा, प का भी तीसरा, यानी कि इनका तीसरा हो जाएगा। अगर शर्त यह है कि इनके वर्ण का तीसरा, चौथा, या फिर किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा, य, र, ल, व, या इनके स्थान पर उसमें उसमें के स्थान पर अगर कोई आए, तो सॉरी उसमें नहीं, अंतस्थ के स्थान पर अगर कोई आए, तो इनका तीसरा वर्ण हो जाएगा, जो कि इनके फर्स्ट में लगा हुआ है।
ठीक है, जैसे वाक दन ईश, वाक क का तीसरा क्या होगा? ग। जैसे वाक दन ईश, वागीश। दीक दन गज, यानी कि दी क का तीसरा क्या होगा? ग। तो दिग्गज, वो भी हलंत। ठीक है। जैसे वाक दंदान, वागदान, सत धनवाणी, सदवाणी। द, त, थ, द, द। अच दन अंत, च, छ, ज, च, छ, ये ज। प, फ, ब, प, फ, ब। त, थ, द, ये त, थ, ये द। तद धन रूप, तद्रूप। जगत धन आनंद, जगदानंद। तो ये देखिए, त आ रहा है आ के बाद, आ से पहले। जगत, जगतानंद की जगह जगदानंद होगा। त का तीसरा द है। और शपद, शपद की जगह ये प है, तो ये द आ गया। ठीक है। ये अपवाद है, सॉरी। ठीक है, दूसरा नियम देखिए, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प के बाद न या म आए तो क, च, ट, त, प अपने वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात ड, ण, न, म में हो जाता है। फिर एक मिनट। यदि प्रत्येक वर्ग के पहले में क, च, ट, त, प के बाद न या म आए तो क, च, ट, त, प का अपने वर्ण के पंचम में आ जाता है। ये समझ में आया आपको? जैसे मैं अभी आपको बताऊं, एक मिनट, है ना। यहाँ हमने क्या देखा था? क, च, ट, त, प के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा में य, र, ल, व आए तो क्या हो जाता है? उसका दूसरा हो जाता, तीसरा हो जाता है। ठीक है। लेकिन इसके स्थान पर दूसरे नियम में, तो इनके स्थान पर अगर न या म आए तो इनका पांचवा हो जाता है। ठीक है, ये देखना। वाक दनमय, वाडमय। शट दनमास, षण्मास। जगत दन्नाथ, जगन, ये जगन्नाथ। जगत तथ न, ये न। प, फ, ब, ब, म, प अप दनमय, अम्मय। प, फ, ब, ब, म। ठीक है। और हलंत का हलंत ही रहता है, इसमें कोई स्वर सम्मिलित नहीं होता है। और तीसरा नियम देखिए, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन को तो कौन सा होता है? स्पर्श व्यंजन क की क श्रेणी, च श्रेणी, स श्रेणी, त श्रेणी और फ श्रेणी। इसके भी पांच है, इसके भी पांच है, इसके भी पांच, इसके भी पांच, इसके भी पांच, टोटल कितने हो? 25। इनको क्या कहते हैं? स्पर्श, स्पर्श व्यंजन, यानी कि क, ख, ग, ड, क, ख, ग, च, छ, ज, ट, ठ, ड, त, थ, द, प, फ, ब, भ, म। जैसे हमारे पांचों पांचों। ठीक है। तो इन पांचों पांचों की श्रेणी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म जुड़ने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण या अनुसार हो जाता है। जैसे अहम, दनकार, अहंकार। म आ रहा है, देखिए, म आ रहा है, म आ रहा है, म आ रहा है, म आ रहा है। नियम कह रहा है कि यदि म के बाद कोई इनमें, इनकी श्रेणी में से कोई भी आ रहा है तो ये अनुस्वार हो जाता है। म अनुस्वार हो जाता है। जैसे अहम दनकार, अहंकार। किम दंचित, किमचित। सम दनगम, संगम। समदंतोष, संतोष। ये उच्चारण में न होता है, लेकिन इनको लिखने में न होता है, किंतु उनका उच्चारण म के अनुरूप भी कर सकते हैं। जैसे अहम, अहम दनकार, अहंकार की, अहंकार हम इसका उच्चारण करते हैं, लेकिन ये विशुद्ध अशुद्ध है, शुद्ध इसका उच्चारण अहंकार ही है। किम दंचित, किंचित है। इनको हम जैसे किंचित ऐसे भी लिख सकते हैं। किंचित, जैसे आ, सॉरी, अहंकार, किंचित, समगम, संगम, संतोष। इनके कुछ अपवाद है, जैसे समकृत, संस्कृत, समदनकृति, संस्कृति। ठीक है।
चौथा नियम, यदि म के बाद य र ल व श स ह, य र ल व, ये सॉरी, एक सेकंड, अंतस्थ व उष्मीय में से किसी भी वर्ण का मेल हो तो म के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा। जैसे सम दन योग संयोग, सम दन रचना, सम म, यदि म के बाद अंतस्थ व्यंजन और उष्मीय व्यंजनों में से कोई भी हो तो उनका हमेशा अनुस्वार ही लगेगा। जैसे समधन योग संयोग, समधन रचना संरचना, समधन वाद संवाद, समधन हार संहार, समधन रक्षण संरक्षण, समधन लग्न संलग्न, समधन व्रत संवत, समधन सार संसार। पांचवा नियम देखिए, यदि त या द के बाद ल रहे तो त या द ल में बदल जाता है। जैसे उत धन लास, यानी कि त या द के बाद ऐसे हम बोल सकते त या द के बाद अगर ल रहे तो ये त या द ल में बदल बदल जाता है। ये द वो भी हलन, त या द के बाद यदि ल रहे तो जैसे उत धन लास, उत, ये त आ रहा है, त आ रहा है और ल आ रहा है, ठीक है, तो उल्लास हो जाता है। त का ल में बदल, त ल में बदल जाता है। उत धन लेख, उल्लेख, ये त वापस ल में बदल गया, उल्लेख। पहले त या द, इसमें इसमें देखिए त या ल, सॉरी, त या द, त या द के बाद ज या ज हो तो त या द का ज में बदल जाता है। त या द ज में बदल जाता है, ज, ठीक है। जैसे सत धन जन सजना, त के बाद अगर ज या बड़ा ज आ रहा है तो हमेशा छोटा ज रहेगा, जहाज वाला। सत धन जन सज्जन, ये देखिए ज में बदल गया। उत धन जट्टिका, उत जट्टिका, उज्जट्टिका, ठीक है, समझ आ रहा है। ये द बदला है इसमें, ये त इसका है, द इसका है, ठीक है। लेकिन ज और ज इसके साथ आना चाहिए। देखिए सातवां नियम क्या है, यदि त या द के बाद श हो तो त या द का च और श का छ हो जाता है। ये देखिए, यदि त या द के बाद च हो तो त या द के बाद च हो तो त या द का च, देखिए त या द, इस कॉलम इस साइड की बात हो रही है। त या द का तो हो जाता है च और च का हो जाता है छ। जैसे उत दन श्वास उच्छ्वास, उत दन शिश उच्छित, ये द का हो रहा है च और श का हो रहा है छ, द का हो रहा है च और श का हो रहा है छ, ठीक है। उच्छ्वास उच्छित सश्वास, यदि त या द के बाद च या छ हो तो त या द का च हो जाता है। आठवां नियम, आठवां नियम, यदि त या द के बाद
त या द के बाद च या छ हो देखिए त या द के बाद श हो तो त या द का ज हो जाता है, श का छ हो जाता है। उसी तरह त या द के बाद अगर च हो तो च या छ हो तो त या द का च हो जाता है। त या द का च हो जाता है। क्या हो जाता है? च हो जाता है। जैसे द आ रहा है, तो या दो की जगह दो, तो या दो में से कोई एक आ रहा है, दो आ रहा है और इधर च आ रहा है। क्या अपना नियम क्या है? तो या द के बाद, तो या द के बाद च या छ हो, च आ रहा है तो तो या द का च हो जाता है। तो या द के स्थान पर द आ रहा है और च आ रहा है तो तो ये द हलंत है तो इसकी जगह च हलंत हो जाएगा। तो उत प्लस चारण बराबर उच्चारण, की जगह वापिस च हो जाएगा क्योंकि सामने च आ रहा है, च या छ में से कोई एक आना चाहिए और इधर त या द आना चाहिए। तो उच्चारण की जगह उत प्लस चरित्र बराबर उच्चरित हो जाएगा। ठीक है। नवा नियम, त या द के बाद यदि ह हो तो त या द के स्थान पर द और ह के साथ स्थान पर द हो जाता है। त या द के बाद बात करें जैसे त या द के बाद ह हो, क्या हो? ह तो या द के स्थान पर या द इनके स्थान पर हो जाएगा द प्लस और ह के स्थान पर द हो जाएगा। और ह के स्थान जैसे उत्त इधर द होना चाहिए या त होना चाहिए, इधर ह होना चाहिए तो इसका तो हो जाएगा द, तो इसका हो जाएगा त या द के स्थान पर द, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, द, हाँ द और ये इसका है द, इसका हो जाएगा द और इसका हो जाएगा द और इसका हो जाएगा द और इसका हो जाएगा द। उद्द 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 प्लस पित्त बराबर उद्दित, उद्द प्लस हार बराबर उद्धार। संस्कृत व्याकरण में ग्रंथों में ये ध्यान रखने की बातें हैं, संस्कृत व्याकरण में ग्रंथों में उत का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ बताया गया है जबकि हिंदी में उत का प्रयोग होता है। और 10वां नियम, जब पहले पद के अंत में स्वर हो और आगे के पद का पहला वर्ण छ हो, यदि देखिए यदि पहले पद के अंत में, यहाँ इसकी बात हो रही है, पहले पद के अंत में स्वर हो, क्या हो यहाँ पे? स्वर हो और आगे के पद का पहला वर्ण और आगे के वर्ण का पहला वर्ण छ हो, क्या हो? छ ख हो तो ख के स्थान पर, अब इसके स्थान पर हो जाएगा च छ हो जाता है। जैसे अनु प्लस छेद, ये उ आ रहा है, अनु आ रहा है यानी कि उ आ रहा है यानी कि ये स्वर है तो, और इसके साथ में छ आ रहा है, इस नियम यही कह रहा है कि जब पहले पद के अंत में स्वर हो और आगे के पद का पहला वर्ण छ हो तो छ के स्थान पर च छ हो जाता है, छ हो जाता है। तो इसकी जगह जैसे अनु प्लस छेद, हमने इसको छेड़ना ही नहीं है, इसके बीच में च लिखना है, इसके बीच में च लिखना है, इसके बीच में च लिखना है। तो अनु प्लस छेद, परि प्लस छेद, आ प्लस छादन, आच्छादन। और 11वां नियम है अपना, यदि किसी शब्द के अंत में अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, यदि क्या कह रहा है देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में, इसके अंत में अ या आ को छोड़ के, किसको? अ या आ ये नहीं आना चाहिए, अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए
अन्य स्वर चलेगा। आए एवं दूसरे शब्द के प्रारंभ में और इसके प्रारंभ में, किसके प्रथम दूसरे शब्द के प्रारंभ में स हो, क्या हो, स, इसके स्थान पर अ या आ नहीं आना चाहिए। दूसरे पद के स्थान पे प्रथम शब्द में प्रथम वर्ण अगर स्वर में शब्द में अगर स आए तो स के स्थान पर इसके स्थान पर क्या हो जाता है, श हो जाता है। क्या हो जाता है, अगर स आ रहा है तो ये श में तब्दील हो जाएगा। जैसे अभी प्लस शेख, इस सिर्फ इतना ही करना है, अभी प्लस शेख श कर दो, श कर दो, श कर दो, श कर दो। जैसे अ, निषिद्ध, नि प्लस सिद्ध बराबर निषिद्ध, अभी प्लस शेख अभिषेक, अभी प्लस शेख अभिषेक, वी प्लस सम विषम, नि प्लस सिद्ध निषद निषिद्ध, सु प्लस सुप्ति सुषुप्ति। चलिए व्यंजन संधि का सबसे आखिरी नियम देखते हैं। री र श के बाद जब कोई स्वर, कोई क वर्गीय या प वर्गीय अनुस्वार अथवा य व ह के से कोई वर्ण आए तो अंत में आने वाला न या ण हो जाता है। क्या कह रहा है देखिए, री र श, इधर क्या आना चाहिए, री र या श के बाद, इनके बाद कोई क वर्गीय, क वर्ग, प वर्ग, अनुस्वार अथवा, देखिए अनुस्वार अथवा य य र ल और य नहीं, र ऊपर लिख देना, य व ह में से कोई वर्ण आए तो अंत में न या ण हो जाता है। जैसे ब र प्लस न अन, तो न का ण हो जाएगा। भूषण, भूष प्लस अन बराबर भूषण, राम प्लस अयन रामायण, न का ण हो गया। ठीक है, क्योंकि ये बता रहा है कि कोई वर्ण अगर य र व य व ह में से कोई वर्ण आए तो अंत में आने वाला न, अंत में आने वाला न ण हो जाता है। प्र प्लस मान बराबर प्रमाण, प्र, जैसे प्र है, प हलंत है प्लस र बराबर और प्लस मान, र प्लस म बराबर मा, और ये न का ण और ये प्र का प्र, ये देखिए प्रमाण। तो आज हमने व्यंजन संधि के 12 नियम में नियम पढ़े। तो कल हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।